बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 राइट में हम 2 राइट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और 3 राइट पेंडिंग में चल रहे थे। तो राइट टाइम है, राइट प्लेस है और राइट प्राइस है। इन तीनों राइट को देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं कि राइट टाइम क्या होता है। राइट टाइम से मुराद है कि किसी भी चीज़ का बर वक्त, उस वक्त जब जो आपने प्लान किया हुआ, जिस वक्त उसकी ज़रूरत है उस वक्त वो चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। इस चीज़ की अवेलेबिलिटी में 2-3 डिफरेंट ऑप्शन हो सकती हैं डिले की, जिसकी वजह से वो राइट टाइम पे ना मिले। नंबर 1 हो सकता है कि प्रोक्योरमेंट वाले राइट टाइम पे डिसीजन ना ले सकें, पीओ ना इशू हो, प्रोसेस में ज़्यादा टाइम ले जाएं और वो चीज़ डिले में चली जाए। नंबर 2, आप पीओ तो इशू कर दें लेकिन आप फॉलो अप ना करें, वेंडर से पूछें ना, वेंडर भूल जाए या आप उसको रिमाइंडर ना दें, तो जो फॉलो अप ना करना है वो भी डिले का बायस बनता है। और नंबर 3, वेंडर अपनी किसी मजबूरी की वजह से आपको टाइमली डिलीवरी ना दे सके, सप्लाई ना दे सके, तो भी राइट टाइम पे वो चीज़ नहीं होगी। और इसका जो सबसे बड़ा नुकसान होगा प्रोडक्शन में ये होगा कि प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी। आपके वेयर हाउस में उस आइटम का स्टॉक अवेलेबल नहीं होगा और प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी। इसका मतलब बिजनेस स्टॉप हो गया। लेकिन अगर आप किसी को ये प्रोक्योरमेंट किसी मॉल के लिए हो रही है, किसी स्टोर के लिए हो रही है, किसी अपर मार्केट के लिए हो रही है और राइट टाइम पे आपके सप्लायर ने वो प्रोडक्ट शेल्फ में नहीं डिस्प्ले की, तो आपके जितने कस्टमर आ रहे हैं, जो बायर आ रहे हैं चीज़ें ख़रीदने के लिए, उनको वो चीज़ ना मिलेगी तो भी आपका बिज़नेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा या लूज़ होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें वहाँ पे टाइमली अवेलेबल नहीं है। और सिमिलरली अगर आप सर्विसेज को देखें कि जो सर्विसेज कंट्रैक्ट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, अगर क्लीनिंग का कंट्रैक्ट है कि ऑफिस का टाइम 8 बजे या 9 बजे है और टाइम हो गया, लोग आ रहे हैं, लोग बैठे हैं अपने डेस्कटॉप पे, डेस्क के ऊपर बैठे हैं और वहाँ पे क्लीनिंग ही नहीं हुई, उस टाइमली क्लीनिंग नहीं हुई तो गंदगी होगी। ऐसे अगर लंच आपने आउटसोर्स किया हुआ है और टाइमली सप्लायर ने आपका लंच प्रोवाइड नहीं किया, तो भी आपको जो हैज़ल होगी वो आप सोच सकते हैं। तो कोई भी चीज़ जो टाइमली डिलीवर नहीं हो सकती, वो उसमें बहुत सारे लॉस जो है वो आगे कॉन्सिक्वेंसली हो सकते हैं। सिमिलरली आप देखें कि अगर आप ऑफिस ही टाइम पे नहीं जाते तो उसका क्या रिज़ल्ट आएगा। तो हर चीज़ का टाइम के ऊपर होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये टाइमली हैपन हो जाए, वकूफ़ पज़ीर हो जाए। तो अगर वो टाइमली नहीं होती तो ये मतलब कॉमन सेंस की बात है कि कोई भी चीज़ जब डिले में जाती है तो उसका कोई ना कोई नुकसान होता है। और प्रोक्योरमेंट में चूँकि हम प्रोडक्शन के लिए मेजर चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं और जो प्रोडक्शन के रिलेटेड नहीं होती वो भी इनडायरेक्टली प्रोडक्शन ही को अफेक्ट करती हैं। तो आप कुछ भी प्रोक्योर कर रहे हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी प्रोडक्शन को अफेक्ट करेगी। सिमिलरली सर्विसेज भी। नेक्स्ट है जी राइट प्लेस। राइट प्लेस से मुराद है कि जिस जगह पे आपको गुड्स डिलीवर करनी चाहिए, जिस जगह पे आपको सर्विसेज की डिलीवरी चाहिए, वहाँ पे वो हो रही हैं। अगर तो वहाँ पर वो हो रही हैं तो ये एक गुड प्रैक्टिसेस है। लेकिन अगर राइट प्लेस के ऊपर गुड डिलीवर नहीं होती, आप अपने पीओ के ऊपर फॉर एग्जांपल आपके 2 या 3 यूनिट चल रहे हैं डिफरेंट सिटीज़ में या डिफरेंट लोकेशन के ऊपर, और आप गलती से कुछ ऐसा मतलब उस जगह का डेस्टिनेशन लिख देते हैं कि डिलीवरी यहाँ पर चाहिए, जबकि आपको उसको किसी दूसरे वेयर हाउस में चाहिए, तो ये जो आपने रॉन्ग प्लेस लिख दिया, इसके कंसिक्वेंस जो होंगे वो ये होगा कि आपकी डिलीवरी किसी और जगह पे जाएगी, फिर वहाँ से आप लिफ्ट करवा के उसको दूसरी जगह पे लेकर जाएंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी आएगी, टाइम भी वेस्ट होगा। तो जब भी पीओ इशू करें, जब भी किसी ट्रांजैक्शन पे काम कर रहे हो, तो राइट प्लेस के आपको वो चीज़ चाहिए किस जगह पे। सम टाइम प्रोक्योरमेंट वाले अपने ऑफिस में चीज़ें मंगवा रहे होते हैं कि भाई मुझे डायरेक्टली यहाँ ऑफिस में डिलीवर कर दो, आगे मैं खुद ही देख लूँगा। सम टाइम वो इसको वेयर हाउस में मंगवा रहे होते हैं कि आप इसको इस वेयर हाउस में डिलीवर कर दें, और सम टाइम इसकी कुछ और डेस्टिनेशन होती है, जैसे कि कोई R&D लैब हो सकती है, कोई सेकंड यूनिट हो सकता है। तो जो भी जिस जगह मैन्युफैक्चरिंग हो रही है आपकी, तो केयरफुली आपको लिखना चाहिए कि ये जो आइटम ऑर्डर की जा रही है इसकी राइट प्लेस कौन सी है, इसको किस जगह पे सप्लायर ने डिलीवर करना है। तो अगर आप राइट प्लेस पे
राइट टाइम पे डिलीवर नहीं करवा सकते तो इसका मतलब कि आपकी प्रोडक्शन का लॉस होगा, या फिर आपके जो कस्टमर हैं जो आपसे बाय कर रहे हैं चीज़ें, उनको नुकसान हो सकता है कि वो आपके कस्टमर लूज़ होने शुरू हो जाए। और सबसे आखिर में है राइट प्राइस, राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी, राइट टाइम, राइट प्लेस। हमने देख लिया कि अगर इनमें से कोई भी चीज़ राइट नहीं होगी तो इसका मतलब कि आपकी प्रोक्योरमेंट में वैल्यू एडिशन नहीं हो रही, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है या आपके रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, कुछ ना कुछ फिर वेस्ट होगा और डैमेज होगा। तो इन सब चीज़ों को, डैमेज और वेस्ट से बचाने के लिए आपको जब भी कोई ट्रांजैक्शन करनी है, आपने उसकी राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी, राइट टाइम, राइट प्लेस को कंसीडर करना है कि क्या ये चीज़ें मैंने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दी हैं। और फाइनली है राइट प्राइस। प्राइस वो होनी चाहिए जो फेयर और मार्केट कंपेटेबल हो। अगर आप वेंडर का गला दबा के उसको लोएस्ट पॉसिबल प्राइस के ऊपर ले आएंगे तो वो आपको फिर आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं देगा, या उस प्रोडक्ट की रिप्लेसमेंट या उसकी रिजेक्शन या कुछ भी बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। तो वेंडर को उस लेवल पे नहीं लाना चाहिए कि जहाँ पर आपके जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन या नेक्स्ट उसकी किसी भी किस्म की उसमें जो आपको उससे कॉरस्पॉन्डेंस करनी पड़े तो उसका जवाब ना में हो। तो वेंडर को उस लेवल पे रखना चाहिए जहाँ पे जो फेयर प्राइस है मार्केट की वो उसको पे कर देनी चाहिए, ताकि आप उससे बेहतर सर्विसेज और आगे काम लेते रहें। राइट प्राइस की जो डेफिनेशन लिखी हुई है, द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस मस्ट बी फेयर एंड रीज़नेबल। और ये फेयर और रीज़नेबल देखने के लिए इसके कुछ डिफरेंट पॉइंट्स भी हैं जिनको हम कंसिडर कर सकते हैं कि अगर ये पॉइंट्स हम चेक करते रहें तो इसका मतलब कि हमारी प्राइस जो है वो फेयर एंड रीज़नेबल प्राइस है। और वो जो पॉइंट है उनमें नंबर 1 करेंसी है, नंबर 1 उसके टैक्सेस हैं, और नंबर 3 उसकी टर्म्स ऑफ डिलीवरी है। करेंसी से मुराद है कि अगर आप कोई फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं तो आप देख लें कि क्या ये करेंसी प्रॉपर उस मुल्क की जो एक्सचेंज रेट है जब उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डिफरेंट मुल्कों की जो करेंसी होगी, जैसे आपने कोई चाइना से भी कोटेशन ली है, आपने यूके से भी ली है, आपने जापान से भी ली है, तो तीनों करेंसी जो होंगी जापान, चाइना और यूके, इनकी एक्सचेंज रेट में डिफरेंस होगा। और वो जो डिफरेंस होगा उसी को आपने चेक करना है कि जैसे अगर जापानी येन जो है वो 0.00 समथिंग होता है और वो काफ़ी लाखों में जाएगा, जैसे एक येन की प्राइस एक लंबी अमाउंट बनेगी। और ऐसे चाइनीज़ करेंसी होगी या डॉलर होगा या पाउंड होगा, तो आप हर करेंसी को उसी का जो एक्सचेंज रेट है उससे मल्टीप्लाई करके रुपीज़ में अमाउंट निकाल के उसका कंपेयर कर सकते हैं कि जो पाउंड वाली, यूके की पाउंड वाली कोटेशन है उसकी अमाउंट इतने रुपीज़ बन रही है, जो जापानी येन है उसकी रुपीज़ में इतनी अमाउंट बन रही है, जो चाइना की है उसकी अमाउंट इतनी बन रही है, और जो डॉलर वाली है उसकी अमाउंट इतनी बन रही है। तो एक्सचेंज रेट को हमेशा कंसिडर करना चाहिए कि डिफरेंट करेंसीज़ को मल्टीप्लाई करके उनका एक्सचेंज रेट लगा के आप उसकी प्राइस निकालने के काबिल हों। नंबर 2 है कि प्राइस को आप ये देखें कि ये इंक्लूडेड टैक्स है या एक्सक्लूडिंग टैक्स है। टैक्सेस जो भी एप्लीकेबल होंगे लोकली टैक्सेस, 2 किस्म के टैक्सेस तो लाजमी होते हैं। नंबर 1 एक विद होल्डिंग टैक्स होता है, जो जब पेमेंट की जाती है वेंडर को तो उसके ऊपर एक टैक्स गवर्नमेंट डिडक्ट करती है जिसको इनकम टैक्स या विद होल्डिंग टैक्स कहा जाता है। तो अगर और दूसरा टैक्स है सेल टैक्स, जो जनरल सेल टैक्स होता है, और विद होल्डिंग टैक्स मेरा ख्याल आजकल कोई 4.5% है और जनरल सेल टैक्स 17% है। तो अब जब उस आपके वेंडर ने आपको कोटेशन दी है तो आपको देखना चाहिए कि क्या इसके अंदर टैक्सेस शामिल है। अदरवाइज़ समटाइम ये होता है कि पार्टी कहती है, वेंडर कहता है कि जी ये जो मेरी कोटेशन है ये बगैर टैक्सेस की है, तो इसका मतलब कि जब आपने उसको पेमेंट करनी है तो उसमें से जो टैक्स डिडक्ट होगा उसकी अमाउंट में वो आपको एक्स्ट्रा उस प्राइस के अंदर ऐड करना पड़ेगा, तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपीज़ पे 4.5% टैक्स डिडक्ट होगा
और वो कहता है कि जी नेट है ये प्राइस, ये मेरी फाइनल प्राइस है, इसमें टैक्स शामिल नहीं है, तो उसमें आपको 4.5% टैक्स ऐड करना पड़ेगा, तो फिर उसकी एक फ़ाइनल प्राइस निकलेगी, क्योंकि वो 4.5% आप डिडक्ट करके उसको पेमेंट करेंगे। ऐसे ही सेल टैक्स की अमाउंट जो 17% सेल टैक्स होता है, बेशक ये रिफंडेबल होता है, किसी भी जो बायर होता है यानी प्रोक्योरमेंट वाले होते हैं उनको ये रिफंड मिल जाता है, लेकिन उसको भी कंसीडर किया जाता है कि ये जो कोटेशन है क्या इसके अंदर सेल टैक्स शामिल है या सेल टैक्स इसके अलावा है। तो ये 17% सेल टैक्स और 4.5% इनकम टैक्स जो है ये एक अच्छी खासी अमाउंट बनती है, 21-22%। तो इसको केयरफुली देखना चाहिए कंपैरिजन करते हुए या प्राइसेस को नेगोशिएट करते हुए कि जो आप प्राइस दे रहे हैं उसके अंदर टैक्सेस शामिल हैं या नहीं शामिल। तो मतलब ये भी एक राइट आपकी जो प्रैक्टिस है, गुड प्रैक्टिस, उसमें आता है कि आप इन चीज़ों को पहले से चेक करें, ना कि बाद में प्राइस जिसको अगर आप समझ लें कि ये जो आइटम है ये मैंने 100 रुपीज़ पर पीस में ख़रीदी है, तो जब वो दोनों टैक्सेस बाद में उसके ऊपर ऐड हो जाए तो वो 100 शायद 22, 23, 24, 25 रुपए की पड़े। तो इसका मतलब कि उसकी जो बाइंग प्राइस है वो तो 125 रुपये है, लेकिन आपके पास जो पेपर में प्राइस आ रही थी, नेट प्राइस, वो 100 रुपीज़ आ रही थी। अच्छा, नेक्स्ट है इनकोर टर्म। इनकोर टर्म होती हैं फ्रेट की टर्म्स होती हैं। तो आपको जो कोटेशन में यानी जब प्राइस आप डिसाइड कर रहे होते हैं तो आपको उसमें देखना चाहिए कि इसकी फ्रेट की टर्म्स क्या है, यानी कि क्या ये डिलीवर्ड बेसिस पे है कि पार्टी इसको हमारे वेयर हाउस में डिलीवर करेगी इसी रेट में जो उसने कोटेशन में लिखा हुआ है, या ये एक्स स्टॉक है कि ये उसका जहाँ पर स्टॉक पड़ा है वहाँ तक प्राइस है, आगे हमने फ्रेट पे करना है। तो इस तरह से डिफरेंट टर्म्स इसमें यूज़ होती हैं, जिसको मैं आगे फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये इनकोर टर्म्स क्या होती हैं। तो लेकिन यहाँ पर हम जब प्राइस, चूँकि हम प्राइस डिस्कस कर रहे हैं, तो जब प्राइस को देखेंगे तो प्राइस में हम देखेंगे कि क्या इसमें टैक्सेस हैं या नहीं है, इसमें फ्रेट वगैरह ऐड है या एक्स्ट्रा हमें पे करना पड़ेगा। तो जब आप इन चीज़ों को देख लेंगे तो इसका मतलब कि आपने एक राइट प्राइस के लिए वर्किंग किया और आपने एक राइट प्राइस को कॉल किया है। तो इस तरह से अगर आप, इसके बाद मैं इंशाल्लाह इनकोर टर्म को ज़रा डिटेल में डिस्कस कर दूंगा। तो अगर अब हम देखें कि जो डिफरेंट सोर्सेज हैं ऐड वैल्यू करने के लिए प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई, वो हैं 5 राइट। और 5 राइट क्या होते हैं? 5 राइट में राइट क्वांटिटी होनी चाहिए, राइट क्वालिटी होनी चाहिए, राइट टाइम होना चाहिए, राइट प्लेस होनी चाहिए और राइट प्राइस होनी चाहिए। अगर आप इन 5 आर के ऊपर इन 5 आर को हर ट्रांजैक्शन के ऊपर पुट करते हैं, उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इसका मतलब कि आप वैल्यू एडिशन ले रहे हैं, आप अपनी प्रोक्योरमेंट में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो वैल्यू एडिशन का ये मतलब नहीं है कि मैंने गाड़ी खरीद दिया तो उसके लाए रिम के साथ ये मिल जाएगा फ्री में, तो यही वैल्यू एडिशन है। वैल्यू एडिशन ये भी है कि यहाँ पे हमने हमारी क्वांटिटी शॉर्ट नहीं आ रही, हमने राइट क्वांटिटी ली है। शॉर्ट क्वांटिटी लेते तो हमें 2 PO इशू करने पड़ते, 2 दफ़ा ट्रांजैक्शन करनी पड़ती, तो हमने वो जो सारा कुछ टाइम बचाया, अपने प्रोसेस को वेस्ट होने से बचाया। तो राइट क्वांटिटी ख़रीद के हमने वैल्यू एडिशन की है। राइट क्वालिटी से मुराद है कि हमने ना हाई क्वालिटी लिया ना लो क्वालिटी लिया, हमने वो क्वालिटी लिया जो एंड यूज़र की रिक्वायरमेंट है, जो एंड यूज़र को चाहिए। तो राइट क्वालिटी हमारी वैल्यू एडिशन है कि हमने कुछ भी लोअर साइड पे या हायर साइड पे लेके अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, प्रोडक्ट रिजेक्ट नहीं हुई, वो आई और एक्सेप्ट हो गई क्योंकि उसकी राइट क्वालिटी थी। और राइट टाइम कि हमने टाइमली सब प्रोसेस भी कर लिया, सप्लाईज भी कर दी और अपने टाइम को राइट टाइम पे सबको करके तो हमने वैल्यू ऐड की, हमने वेस्टेज कुछ नहीं की। सिमिलरली राइट प्लेस में हमने डिलीवरी कराई, राइट प्राइस के ऊपर कराई। तो ये सारे आर मिल के वैल्यू ऐड कर रहे हैं, हमारी प्रोक्योरमेंट में वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। तो अगर आप इन 5 आर को अपनी हर ट्रांजैक्शन के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसका मतलब कि आप वैल्यू एडेड प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। और अगर इनमें से कोई भी राइट जो है वो रॉन्ग हो जाता है तो इसका मतलब कि बहुत सारी चीज़ें वेस्ट होंगी, डैमेज होंगी, स्टॉप होंगी
और जब वो होंगी तो इसका मतलब कि हम वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। होप फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।